अब इस सीरीज में अगला जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले। इस वीडियो में हम लोग नीट ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे, यानी एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन होगा। ओनली बेसिक्स है ना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, तो ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। और एनसीईआरटी बुक में जो है वो थोड़ा ये डायग्राम देके, थोड़ा थ्योरी देके समझा दिया गया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें नहीं किया गया है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए उसको समझना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में चलती क्यों है, क्यों होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, मेल में क्यों नहीं है भाई। तो फीमेल में ही क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसका समझना पड़ेगा इसलिए भाई क्योंकि इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन उससे भी पहले, तो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फीमेल की बॉडी में हो रहा है ना। तो फीमेल की ही बॉडी में जाइगोट बन रहा है, तो फीमेल की ही बॉडी में जो है फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन फीमेल की ही बॉडी में होगा। तो फीमेल की बॉडी में अगर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा तो उसके लिए एक प्रॉपर टिश्यू का बेड बनाना बहुत ज़रूरी है ना। तो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम अंदर की, सबसे अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको तैयार किया जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो एंडोमेट्रियम उसके लिए तैयार रहे कि उसको इम्प्लांटेशन उसका आसानी से हो सके एंडोमेट्रियम में। और उसके बाद सिर्फ इम्प्लांटेशन ही नहीं, बल्कि उसके बाद जो है एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन भी ले सके, वो आगे डेवलप करने के लिए, एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होगा तो वो डेवलपमेंट होने के लिए एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन भी ले सके, इसके लिए भी एंडोमेट्रियम प्रिपेयर की जाती है। ये हर महीने हो रहा है। हाँ, हम सबको पता है भाई 28-29 डेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 28-29 डेज का ये साइकिल होता है, हर महीने हो रहा है। लेकिन अब ये हर महीने क्यों हो रहा है, हाँ इसको समझना है यहाँ पे कि देखो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा किसी फीमेल की लाइफ में, हर महीने फर्टिलाइजेशन हो रहा है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। उसके लिए सेक्सुअली एक्टिव होना ज़रूरी है। तो अगर जो फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तो क्या जाइगोट बनेगा, क्या ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, क्या नहीं। तो इम्प्लांटेशन किसका होगा तब, लेकिन होने को कभी भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, है ना। तो कभी जो फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आ गया तो हमारी बॉडी, फीमेल की बॉडी क्या करती है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करती है कि कहीं संभावना के साथ चलती है, प्रोबेबिलिटी की, कहीं अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गया और ब्लास्टोसिस्ट आ गया तो आके ये ना बोले अरे भैया मैं कहाँ इम्प्लांट हूँ, हाँ कोई जगह ही नहीं है इम्प्लांट होने की। तो ये ना हो और इम्प्लांटेशन हो जाए, तो इसके लिए जो है एंडोमेट्रियम को पहले से प्रिपेयर करके रखा जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया है उसके बाद, तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से बना होगा, तब क्या किया जाता है, इस एंडोमेट्रियम को तोड़ दिया जाता है। ये एंडोमेट्रियम जो है इसका पूरा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और ये शट ऑफ हो जाती है, और ये सारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं वो सब बाहर निकल जाता है फीमेल की बॉडी से। ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन की जा रही है कि संभावना है कि कहीं जो, अगर जैसे घर में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी है कि कहीं मेहमान आने वाले हैं, तो मेहमान कहीं आ गए तो घर में होना चाहिए भाई उनके लिए कुछ, हाँ खाने पीने को तो होता है ना। अब नहीं आए तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गए तो पहले से होना चाहिए, होता है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जा रहा है पहले से कि अगर जो ब्लास्टोसिस्ट आ गया तो उसका खाने पीने का सारा इंतजाम हो, इम्प्लांटेशन आसानी से हो जाए, बेड उसका बढ़िया सोने का हो, बढ़िया वहाँ पे वो जो है वो ग्रोथ करे, न्यूट्रिशन ले, सब कुछ करे। और अगर जो वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको तोड़ के निकाल दो। हाँ, तो जैसे कुछ अगर घर में आया है कि मेहमान आ गए हैं, मेहमान आने वाले हैं, तो कुछ घर में आया है उनके खाने पीने के लिए, लेकिन जो है अगर मेहमान नहीं आए तो घर के जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, तो सारा खा के ख़त्म कर देते हैं, है ना, कि भैया मेहमान तो आए नहीं, अब ये सब हमारा हुआ, है ना। तो ऐसा करते हैं। तो एकदम वही काम यहाँ हो रहा है। एंडोमेट्रियम जो है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेहमान नहीं आया, ब्लास्टोसिस्ट नहीं आया, तो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, शट ऑफ हो रहा है, बाहर निकल जा रही है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों हो रही है, इसके लिए हो रही है, वो मेहमान के लिए, ब्लास्टोसिस्ट के लिए। ठीक है, तो अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हो रही है, अब इसको आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए हार्मोनल रेगुलेशन, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ये हार्मोनल रेगुलेशन मैंने oogenesis वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो एक बार उसको देख लो। यहाँ मैं थोड़ा उसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो हार्मोनल रेगुलेशन क्या है फीमेल में भाई, कि हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से
एक हार्मोन आ रहा है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन दिखा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH जाके फॉलिकल्स पे एक्शन दिखा रहा है, जो ओवरी की फॉलिकल्स है। ओवरियन फॉलिकल्स का भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके देख सकते हो। LH जाके कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर पे एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो फॉलिकल्स के जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, उन ग्रैनुलोसा सेल से हार्मोन निकल रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। हाँ, तो अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल रहे हैं ना, यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जाके एंडोमेट्रियम पे एक्शन दिखाते हैं। दे एक्ट्स ऑन एंडोमेट्रियम। क्यों एंडोमेट्रियम पे ही एक्शन दिखाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम पे एक्शन क्यों दिखाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे उसमें भैया एंडोमेट्रियम पे ये लोग एक्शन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके रिसेप्टर कहाँ है, एंडोमेट्रियम में है, इसलिए वहां पे एक्शन दिखाते हैं। अब इन दोनों का एक्शन ना अलग अलग होता है भाई। रिसेप्टर तो एंडोमेट्रियम पे है, लेकिन जब ये एक्ट करते हैं तो उसके बाद जो इफेक्ट देखने को मिलता है एंडोमेट्रियम पे वो अलग अलग मिलता है। क्या क्या मिलता है, तो अब उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। क्या मिलता है, तो एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे एक्शन दिखाता है तो वो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराता है। प्रोलिफरेशन मीन सिंपली सेल डिवीजन। तो वहां के जो सेल है, एंडोमेट्रियम के जो सेल है, एंडोमेट्रियस सेल, वो डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है एस्ट्रोजन, ठीक है, सेल के नंबर बढ़वाता है। तो सेल के नंबर बढ़वा रहा है, प्रोलिफरेशन करा रहा है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, इसका दूसरा थोड़ा सा काम हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, इसके लिए हमारी एनसीईआरटी में बोला जा रहा है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। प्रेगनेंसी वर्ड हम तब तक नहीं इस्तेमाल करते एक फीमेल में जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए। फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता तब तक हम लोग प्रेगनेंसी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इम्प्लांटेशन जो हो जा रहा है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, ठीक है, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, या हम लोग कह सकते हैं सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी या मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी यानी सपोर्ट्स व्हाट, इम्प्लांटेशन। तो ये कैसे ये अचीव करता है ये काम अपना, कैसे ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, तो जो एंडोमेट्रियम के सेल को डिवाइड करा के एस्ट्रोजन ने उसको एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा थिक बनाया है, तो प्रोजेस्टेरॉन उसको और थिक बनाता है, उसमें कुछ चीजें बनाता है, जैसे कि वहां पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराता है, अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स बनेंगी। हाँ, तो ब्लड वेसल्स बनेंगी, ब्लड वेसल में क्या रहेगा, पानी, अरे ब्लड ही तो रहेगा ना, तो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन कराता है। क्यों, ब्लड वहां पे होना बहुत जरूरी है। कल को ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा भैया, ब्लड से ही तो मिलेगा। तो ब्लड वेसल वहां पे बनाना बहुत जरूरी है, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ वहां पे म्यूकस ग्लैंड्स बनते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स जिनसे म्यूकस निकल रहा होता है, ठीक है। तो म्यूकस निकलना ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो स्टिकी इन्वायरमेंट चाहिए पूरा, तो म्यूकस और डिहाइड्रेशन ना हो, डेसिकेशन ना हो वहाँ पे, जो ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है उसके इम्प्लांटेशन के बाद। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ये काम करता है। तो अब हम लोग इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये जो डायग्राम यहाँ बगल में लगा हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम से ही हम समझे वो बहुत अच्छा है, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर समझ डाला तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे नीट के एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, तो कहीं कुछ फंसेगा नहीं। तो इसमें हमें क्या दिखाया गया है हमारी बुक में कि एक तो ये जो एक्सेस दिख रहा है इधर बताया गया है, सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का लेवल का क्या हो रहा है। हाँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी एंटीरियर पिट्यूटरी की बात की जा रही है, एफएसएच निकल रहा है और एलएच निकल रहा है। तो ये हार्मोन का पूरे 28-29 दिन क्या वेरिएशन हो रहा है, ब्लड में इनका अमाउंट कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, वो दिखाया जा रहा है सबसे ऊपर। अब बताओ एफएसएच एलएच का एक्शन कहां देखने को मिलता है भाई। हाँ, गोनाडोट्रोफिन है तो गोनाड पे देखने को मिलता है, यानी ओवरी पे देखने को मिलता है। तो ये एफएसएच एलएच जाके ओवरी पे एक्शन दिखा रहे हैं, तो ठीक उनके बढ़ने और घटने की ये देखो घट रहा है, ये बढ़ने की वजह से जो ओवरी में बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव यहां दिखाए गए हैं। तो बताया जा रहा है ओवरियन इवेंट्स। तो जब ओवरी में ये इवेंट्स चल रहे हैं तो इन इवेंट्स के चलने की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनका लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है।
इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? अभी हमने देखा फॉलिकल्स से, ग्रैनुलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ये दिखाए गए हैं यहाँ पे, यानी ओवरी में जो बदलाव होंगे तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में क्या बदलाव देखने को मिलेगा वो यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देन इसके बाद अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? एंडोमेट्रियम में। अभी देखा तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जाके एंडोमेट्रियम की वॉल पे एक्शन दिखा रहे हैं। तो अब क्या देखने को मिल रहा है कि देखो इधर ये यूटराइन इवेंट्स दिए गए हैं। तो यूटराइन इवेंट्स में क्या हो रहा है कि यहाँ मेंसेस दिखाए गए, मेंस्ट्रुएशन होता हुआ, ब्लीडिंग होता हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाया जा रहा है, प्रोलिफरेशन होता हुआ दिखाया जा रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये कुछ और चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम के चेंजेस दिखाए गए। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर एंडोमेट्रियम पे इसलिए ये दिखाया गया। तो ये डायग्राम का सिग्निफिकेंस ये है, ये क्यों एक के बाद एक के बाद एक कैसे दिखाया है, क्यों, फिर से बताता हूं। FSH-LH जो है उनका एक्शन ओवरी पे आ रहा है तो ओवरी दिखाई गई है, ओवरी का एक्शन एस्ट्रोजन, ओवरी से जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है उनका अमाउंट वेरी कर रहा है ब्लड में तो वो दिखाया गया है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के वेरी करने की वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल में जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं वो सबसे नीचे दिखाए गए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये डायग्राम को अपने पास बुक में खोल के रखो और उस वहां से समझो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो कि 28 से 29 दिन की हो सकती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। 4 फेजेस में। बोले नहीं सर डायग्राम में तो 3 ही फेज दिया है। हाँ, डायग्राम में 3 फेज जरूर दिया है, पर एनसीईआरटी की थ्योरी में जाओगे तो 4 फेज है, और यूजुअली 4 फेज माने ही जाते हैं। ठीक है, तो 4 फेज है। पहला फेज जो है उसे कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा जो फेज है उसको नाम दिया जा रहा है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, या इसी को एक और नाम देते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। इसके बाद तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और चौथा जो है ये है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी, या इसी को कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज इसलिए कहते हैं ना, इसी दौरान कॉर्पस ल्यूटियम बनती है और उससे सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो ये 4 फेजेस होते हैं। अब एक एक करके हम लोग फेजेस पढ़ना शुरू करते हैं और इस डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम को समझ लिया तो सब हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे एमसीक्यू लग जाएंगे। तो एक एक करके अब हम लोग फेजेस में जाते हैं। ठीक है, तो पहला फेज क्या है भाई? मेंस्ट्रुअल फेज। हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वहां से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करेंगे हम लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना शुरू करते हैं, उसी को पहला फेज माना जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज है, हाँ, इतना थोड़ा बहुत आइडिया सबको है कि इसी दौरान ब्लीडिंग हो रही है, इसी दौरान जो है वो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, शट ऑफ हो रहा है, एंडोमेट्रियम के सेल टूट के बाहर निकल रहे हैं। तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पर हमें इसे ऐसे नहीं समझना है। हम कैसे समझेंगे कि जितने दिन जो फेज चलता है, अब देखो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो पहले 3 से 5 दिन चलता है। पहले 3 से 5 दिन कौन सा फेज होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। तो किसी फीमेल में 3 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज हो सकता है, किसी फीमेल में 4, किसी फीमेल में 5 दिन तक हो सकता है। तो 3 से 5 दिन एक रेंज बना लिया। ठीक है, तो अब ये 3 से 5 दिन ये रहे, ये 5 दिन हम यहां से लेके ऊपर तक जाएंगे और देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है, तो उसके बाद उसके नीचे क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जब हम लोग देखें तो FSH और LH जो है वो करीब करीब अपने लो लेवल पे हैं। FSH थोड़ा LH से थोड़ा ज्यादा इधर दिख रहा है जरूर, लेकिन FSH LH दोनों ही अपने लो लेवल पे हैं। ठीक है, लो LH एंड FSH ऐसा। तो FSH थोड़ा ज्यादा है लेकिन ठीक है, FSH अभी आगे जाके और बढ़ता है। तो LH FSH दोनों अपने लो लेवल पे हैं। ठीक है, जिसमें LH ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अब ये लो लेवल पे है तो ओवरी में इसकी वजह से क्या हो रहा है? तो ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू तो हो जाता है लेकिन बहुत कम हो रहा होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। नो ऑब्वियस डेवलपमेंट। वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज अकरिंग बट नॉट वेरी ऑब्वियस डेवलपमेंट। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा क्लियर वे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो बहुत ज्यादा क्लियर वे में डेवलपमेंट के लिए क्या है ना कि FSH को थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। FSH चाहिए, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए FSH चाहिए। तो फॉलिकल डेवलप करना शुरू तो कर देती है लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्वियसली फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं शुरू होता। लेकिन यहाँ जो FSH जो ज्यादा थोड़ा सा दिख रहा है ना, उसकी वजह से शुरू जरूर हो जाता है फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट।
फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट बट नॉट वेरी ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, हो रहा है, शुरू हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कई बार जो है कुछ ऑथर ये कह देते हैं कि देखो भाई फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता, तो वो भी बात सही है, गलत नहीं है, ठीक है। फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज से शुरू होता है, वो भी बात ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में तो ऐसे ही लिखा है। हमारी एनसीईआरटी में बताया गया है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज में, यानी जो इसके बाद का फेज है उसमें शुरू होता है। डायग्राम में भले दिखाया गया हो लेकिन थ्योरी में ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है, जाके एक बार थ्योरी पढ़ना उसको, ठीक है। तो दोनों बातें ठीक है, गलत नहीं है, ओके। इसके बाद बढ़ते हैं, तो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगा है तो क्या होने लगा है, आना क्या चाहिए वहां से, ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन आनी चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन आनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ हो क्या रहा है, ना एस्ट्रोजन का लेवल कोई बहुत ज्यादा कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ना ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी अपने लो लेवल पे ही हैं, ठीक है, समझे ना। ऑब्वियस डेवलपमेंट नहीं होने का मतलब, क्योंकि एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, डेवलपिंग फॉलिकल से आता है, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन आता है, ग्रैनुलोसा सेल से। तो एस्ट्रोजन लो पे है, इसका मतलब ऑब्वियस डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तीसरी चीज देखते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कैसे हैं, लो लेवल पे हैं, ठीक है, लो लेवल पे। और अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो जब एस्ट्रोजन और उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत ही लो लेवल पे है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से अब एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाती। प्रोजेस्टेरॉन मेन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन इज इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ कम है, इस वजह से ये एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाती और एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम के लेवल पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होगा तो इसके अंदर जो भी जो टिश्यूज हैं, जो भी ब्लड है, जो म्यूकस है, ब्लड वेसल के सेल्स हैं, हाँ, वो सब बाहर निकलना शुरू होंगे। ये टूटने लगेगा तो बाहर निकलेगा भाई, यूट्रस से फिर जो लोअर पार्ट में आएगा वहां सर्विक्स में और फिर वजाइना के रास्ते बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, 3 से 5 दिन का, ओके। आगे बढ़ते हैं, देन सेकंड फेज में आते हैं। सेकंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या इसी को कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो बताया जा रहा है, देखो छठे दिन से स्टार्ट करो, 6th डे से, और करीब करीब 13th डे तक इसे बोल सकते हो, 13वें दिन तक, और कभी कभी 14th डे के भी कुछ हद तक पहुंच जाता है। लेकिन हम एक साइड रहे हैं, दोनों साइड चलने में दिक्कत होती है, एक साइड लेके चले 13th डे। तो 6th डे से 13th डे तक हम लोग देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज होता है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो इस दौरान होता यह है कि जो FSH और LH हैं, अब देखो कहाँ है, ये रहा 5वां दिन, तो यहाँ से छठे दिन से शुरू करो और छठे दिन से लेके 13वें दिन तक या 14वें दिन के कुछ हद तक देख सकते हैं। तो छठे से 13वें दिन तक जो है हम लोग ऊपर से देखेंगे क्या हो रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि LH में कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, FSH कम हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन नहीं। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी बोलती है कि देखो हमारी एनसीईआरटी में भी यही बताया जा रहा है क्या, कि FSH और LH का लेवल जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। FSH और LH का लेवल ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। FSH एंड LH लेवल इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है, इन प्रोलिफरेटिव फेज। तो ग्रेजुअली बढ़ता है, थ्योरी में ये बात बहुत क्लियर बताई गई है, उसको देखो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब FSH LH यानी गोनाडोट्रोफिन्स का लेवल ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो उसकी वजह से फॉलिकल का क्या हो रहा है, FSH, मेनली FSH की वजह से फॉलिकल का डेवलपमेंट अब ऑब्वियस होने लगा है। अब एकदम जो है वो लग रहा है कि हाँ फॉलिकल डेवलप हो रही है, दिख रहा है, उसमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है फॉलिकल डेवलप हो रही है और लास्ट में पहुंचते पहुंचते जब प्रोलिफरेटिव फेज एंड हो रहा है तो फॉलिकल मैच्योर हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट्स, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट्स ठीक है, स्टार्ट्स। तो फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होगा, प्राइमरी से बनेगी सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनेगी टर्शरी और फिर उसके बाद क्या बन जाएगी, ग्राफियन। ग्राफियन कब बनेगी भाई,
लेट प्रोलिफरेटिव फेज में। कब बनेगी? लेट प्रोलिफरेटिव फेज में। लेट प्रोलिफरेटिव का क्या मतलब है? अरे भाई प्रोलिफरेटिव फेज के दो फेजेस, एक शुरुआती दिन, हाँ शुरुआती कुछ दिन उन्हें अर्ली फेज कहेंगे, और लेट प्रोलिफरेटिव फेज मतलब जो लास्ट के कुछ दिन है वो होंगे लेट प्रोलिफरेटिव फेज। तो लेट प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी हमारी, ठीक है। और क्या हो रहा है देखो, लेट प्रोलिफरेटिव फेज में FSH-LH और ज्यादा बढ़ने शुरू हुए हैं लेट प्रोलिफरेटिव फेज में, देख रहे हो? हाँ yes, तो FSH-LH level increases gradually. We can also say that in during late proliferative phase also. देन ये हो गया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है तो एस्ट्रोजन अब जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लास्ट में जाते जाते अपने पीक पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो एस्ट्रोजन इंक्रीजेस बट प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। अब क्या हो रहा है, जब एस्ट्रोजन यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, ऊपर उठ रहा है, पीक पे जा रहा है, तो ये एस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियम पे एक्शन दिखा रहा है। तो एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो वो जो सेल डिवीजन हो रहा है उससे क्या हो रही है, थोड़ी थिकनेस बढ़ती जा रही है, देखो तो थिकनेस बढ़ती जा रही है, तो प्रोलिफरेशन करा रहा है वो एस्ट्रोजन। तो क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है, क्यों? बिकॉज एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो यहाँ प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी थिकनेस बढ़ती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो एस्ट्रोजन जो है वो थिकनेस बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ाता है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। हाँ, एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन करके बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है अभी देखेंगे कैसे बढ़ा रहा है, म्यूकस ग्लैंड बना रहा है, ब्लड वेसल बना रहा है, पीछे भी देखा ना। तो ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज। नाउ अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे नीट के एग्जाम में कि भाई इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं, इसको फॉलिकुलर फेज क्यों नाम दिया गया है? तो देखो, प्रोलिफरेटिव फेज इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। और फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल डेवलपमेंट ऑब्वियस वे में दिखाई देने लगा है। मेंस्ट्रुअल फेज में भी शुरू होता है लेकिन बहुत ऑब्वियस नहीं होता, बहुत क्लियर कट नहीं होता, लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज में जो है बहुत क्लियर, बहुत ऑब्वियस डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है इस फेज में, तो क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है ना। चलो, तो ये दो फेज हो गए। नाउ इसके बाद आते हैं तीसरे फेज पे। तो तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज इसकी सबसे अच्छी बात, स्मॉलेस्ट फेज है ये, सबसे छोटा फेज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ सबसे छोटा फेज कौन सा है? तो ओव्यूलेटरी फेज है। तो सिंपल ओव्यूलेटरी फेज है, ये एकदम बीच के 14th डे को आता है करीब करीब। अब इस 14th डे के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि LH अपने पीक पे है, FSH भी अपने पीक पे है, और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ नोट करके सब बताता हूँ, यहाँ पे लिखते हुए साथ साथ। तो क्या हो रहा है इस दौरान, ओव्यूलेटरी फेज के दौरान? सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, FSH पीक पे है, LH उससे भी ज्यादा पीक पे है, ठीक है, और ज्यादा पीक है LH का। तो LH का पीक FSH के पीक से कहीं ज्यादा है। इस LH का पीक चूंकि FSH के पीक से कहीं ज्यादा है, इसे कहते हैं LH सर्ज। बहुत रैपिडली हो रहा है ये, तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इज कॉल्ड LH सर्ज। तो इसे कहते हैं LH सर्ज। ना ये जो LH सर्ज हुआ, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर होकर बनी थी वो उसका ब्रेकडाउन होता है, वो रप्चर होती है, ठीक है। तो ओवरी में क्या देखने को मिलेगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा। अब बताओ, रप्चर होगा तो क्या निकलेगा अंदर से, सेकेंडरी oocyte। यस, वेरी गुड, सेकेंडरी oocyte निकलेगी। इससे निकलती है सेकेंडरी oocyte। तो ओवरी की वॉल तोड़ के सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई है, देखो निकलती हुई दिखाई जा रही है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, इसे बोला ओव्यूलेशन। तो इस दौरान ओव्यूलेशन होता है। ओवरियन हार्मोन का लेवल, तो इस समय एस्ट्रोजन हमें पीक पे मिलेगा, क्यों? क्योंकि FSH पीक पे है। हमें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अभी कांस्टेंट ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जिस स्ट्रक्चर से निकलता है वो अभी बना नहीं है, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, अभी बना नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन अपने कांस्टेंट लेवल पे दिखाई देगा, लो लेवल पे दिखाई देगा। एस्ट्रोजन मिलेगा पीक और प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा लो, ठीक है, कांस्टेंट। नो वेरिएशन कैन बी सीन इन प्रोजेस्टेरॉन बिकॉज द स्ट्रक्चर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट येट फॉर्म्ड, ठीक है, ओके। अच्छा, कोई अब इसमें एंडोमेट्रियम में क्या होगा, तो एंडोमेट्रियम में वही होगा जो एस्ट्रोजन करा रहा था, प्रोलिफरेशन ही यहाँ पे भी होता है, अभी प्रोलिफरेशन चल रहा है। तो इसका नाम प्रोलिफरेटिव फेज नहीं बोला है, ओव्यूलेटरी फेज ही बोला है, क्योंकि जो मेन इवेंट इस दौरान हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। द मेन इवेंट इज ओव्यूलेशन। सबसे छोटा फेज एक दिन 14th डे को,
हाँ ये छूट गया था यहाँ पे, 14th डे को ओव्यूलेशन हो रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक, मिड ऑफ द साइकिल, है ना। ये थ्योरेटिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है लास्ट फेज। लास्ट फेज, तो लास्ट फेज क्या है? सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज। अब होने को तो इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। तो क्या हो रहा है, ऊपर से देखते हैं, FSH वापस से गिरने लगे हैं। ये देखो, ये जो बीच की लाइन बनी है ना, डायग्राम को बीच में डिवाइड किया गया है, तो यहीं से 15वें दिन से स्टार्ट होगा और लास्ट तक ये 28-29 दिन तक चलेगा। 28 दिन की साइकिल है तो 28 दिन तक चलेगा, 29 दिन की साइकिल है तो 29 दिन तक चलेगा। ये रहा, तो एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं, 15th डे से, हाँ 28 दिन की साइकिल है तो 28, और 29 दिन की साइकिल है तो 29th डे तक चलेगा। सबसे बड़ा फेज है, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, 14 दिन से 15 दिन लग जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट फेज, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ सबसे बड़ा फेज कौन सा है, लॉन्गेस्ट फेज, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग फेज कौन सा है, सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज, इस तरह के। अब देखते हैं ऊपर से नीचे क्या हो रहा है। FSH क्या हो रहा है बताओ? FSH वापस से गिरने लगे हैं, FSH नाउ डिक्रीजेस, ठीक है, FSH गिरने लगे हैं, देखो ना, गिरने लगे हैं। और उसके बाद ओवरी में क्या हो रहा है, तो ओवरी के लेवल पे देखो क्या हो रहा है भाई। वो जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई थी, उससे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकली थी, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी हिस्सा था, जो बाकी सेल्स उसके रह गए थे, वो ओवरी में ही रह गए। सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकली है, बाकी उसका कुछ बहुत सारे सेल्स ओवरी में ही रह गए। तो वो जो रिमेनेंट पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का ओवरी में रह गया है, वो एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। आ गया वो स्ट्रक्चर जिसका हमें काफी देर से इंतजार था, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, तो रिमेनेंट पार्ट और सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया ये, ठीक है ना, जो रेमिनेंट पार्ट है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, ये देखो, ये कॉर्पस ल्यूटियम लिखा है यहाँ, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम ना प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो अब देखो क्या मिल रहा है हमें, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा है, और प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन गिरने भी लगा है। देखो, तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा है, एस्ट्रोजन गिरने लगा है, तो क्या हो रहा है, इसमें जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज करने लगा है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज करने लगा है। क्यों प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करने लगा है? समझ में आ रही बात? प्रोजेस्टेरॉन इसलिए इंक्रीज करने लगा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ने लगा है, तो देखो एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एस्ट्रोजन गिरने लगा है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा है, तो एंडोमेट्रियम में चेंजेस क्या दिख रहे हैं? एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स बनने लग रही हैं, उसमें म्यूकस ग्लैंड बनने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लड वेसल बना के, म्यूकस ग्लैंड बना के इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, इसको मेंटेन किया जा रहा है एंडोमेट्रियम को, ताकि एक दिन ब्लास्टोसिस्ट आएगा और फिर इसमें आके इम्प्लांट हो जाएगा, तो वो सर्वाइव करे, न्यूट्रिशन ले सके, इसके लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है एंडोमेट्रियम। उसके अंदर ब्लड वेसल भरी जा रही है बना के, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकल रहा है, ठीक है, वाटरी म्यूकस निकल रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जा रहा है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। कैसे? म्यूकस निकलने लग रहा है वहां से, म्यूकस ग्लैंड बन के, और ब्लड वेसल भर गई है उसमें, ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड वेसल बहुत सारी बनने लग गई हैं अंदर। तो अब ये जो है प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, मेंटेन हो रहा है, ये अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट आए तो इसमें इम्प्लांट हो जाएगा। अब अगर ब्लास्टोसिस्ट आ गया तो क्या होगा? इसमें इम्प्लांट कर जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन देती रहेगी कुछ हफ्तों तक। तो ये इस बहुत डिटेल में नहीं जाना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद फिर प्लेसेंटा वो काम करने लगता है हार्मोन्स निकालने का, प्रोजेस्टेरॉन निकालने का, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस इतना जाना है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन से आ रहा है। तो क्या होता है कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरॉन देती रहेगी, और प्रोजेस्टेरॉन आके इसे मेंटेन रखेगा, और पूरे 9 महीने जो है वो जेस्टेशन चलता रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब हमारी बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो ये मान के चला गया है कि यहाँ ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है।
तो जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, तब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने की जरूरत नहीं है। तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर उस साइज में देखो छोटी होती हुई दिखाई जा रही है, साइज में छोटी होती जा रही है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का साइज छोटा होने लग रहा है, और ये जो लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो बढ़ा हुआ लेवल था वो वापस से गिरने लगेगा। इस दौरान एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ता है, उसके अंदर बहुत डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन जो बढ़ा हुआ था वो गिरने लगेगा। एस्ट्रोजन जो थोड़ा बढ़ गया वो भी गिरने लगेगा, और उसके बाद जब दोनों अपने लो लेवल पे आएंगे फिर से ये साइकिल वापस से शुरू होगी और एंडोमेट्रियम पूरा ब्रेक डाउन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अब नहीं रहा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा, बहुत कम हो गया, तो अब एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी, वापस से ब्रेक डाउन और शट ऑफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी फीमेल की डिले हो रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि उसकी एक वजह तो यह है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, इसी वजह से नहीं आ रहा है। समझ गए ना? ओवम अगर फर्टिलाइज हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगी क्या? नहीं, वो डिजनरेट नहीं होगी, रिग्रेस नहीं होगी। तो प्रोजेस्टेरॉन आता रहेगा तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और 9 महीने तक चलेगी, तब तक उसको कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। ठीक है, नो मेंस्ट्रुएशन। और फिर बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि किसी फीमेल को स्ट्रेस है, हाँ, या उसकी हेल्थ पुअर है, तो ये भी बोला जा रहा है हमारी एनसीईआरटी में। देखो स्ट्रेस है और हेल्थ पुअर है तो ये जो हार्मोन्स के लेवल है ना, ये गड़बड़ होने लगते हैं। अब हार्मोन्स के लेवल गड़बड़ होने लगते हैं तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन डिले हो सकता है। और इसके अलावा एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है वहाँ पे एक टॉपिक आता है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो वहाँ बताया जाता है कि पार्चुरेशन के बाद करीब 6 महीने तक क्या होता है कि ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय इंटेंस लैक्टेशन चल रही होती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो बहुत ज़्यादा होता है, वो बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन FSH-LH को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। तो ये अपना एक्शन नहीं दिखा पाते, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती पार्चुरेशन के कुछ महीने तक। पार्चुरेशन के बाद कुछ महीने तक, 6 महीने तक माना जाता है कि इफेक्टिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ वजह है जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। हमारी बुक में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि नो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर रही है और फिर मेंस्ट्रुएशन वापस से शुरू हो जा रही है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन हमारी बुक में बताई जा रही है, एक मेंसेस से लेके और अगला मेंसेस जब दोबारा शुरू होता है तो इसके बीच का जो साइकिल है, दैट साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो, थैंक यू सो मच।